हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रामीण विकास। जी हाँ, ग्रामीण विकास पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, किसके लिए? लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंस है। और ये आज का जो हमने 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स लिया है, ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसे हमने इसलिए लिया है कि इसका अगर आप रिवीजन कर लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो संभवतः ये आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पर सक्सेस मंत्रा क्लासेस के नाम से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अच्छा हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी 2 आवी में बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास पहला है बुंदेलखंडी, ऑप्शन दूसरा आपके पास है खड़ी बोली, ऑप्शन तीसरा आपके पास है अवधी, ऑप्शन चौथा आपके पास है ब्रजभाषा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका बी है, खड़ी बोली। अर्थात जो रोहेलखंड और 2 आवी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो पश्चिमी भाषा की बोली है वो आपकी खड़ी बोली है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसील पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है पंचायत समिति, ऑप्शन दूसरा है ग्राम सभा, ऑप्शन तीसरा है ग्राम पंचायत, ऑप्शन चौथा है नगर पालिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो आपका बनेगा पंचायत समिति। ठीक है, किस स्तर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था? लिखा है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को फ्रेंड्स पंचायत समिति कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आपसे ये पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर हमारे यूपी में कौन सा है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन बाबू पहला है कानपुर, ऑप्शन दूसरा है लखनऊ, ऑप्शन तीसरा है अलीगढ़, ऑप्शन चौथा है बरेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है आपका कानपुर। कानपुर जो है यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर 2011 की जनगणना के अनुसार रहा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए ... से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने रुपए जो है, ठीक है, रखा जाए तो उसे जो है अधिक खर्च रखता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा या गरीब नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला है 32, ऑप्शन दूसरा है 43, ऑप्शन चौथा है 50 और ऑप्शन जो है ऑप्शन तीसरा है 50, ऑप्शन चौथा है आपका 26। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर से समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट थी, सी रंगराजन की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हो, अगर वो 32 रुपए से अधिक जो है क्या करता है, खर्च करता है, तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? यानी कि पीतल का निर्यात जो है किस शहर से सबसे ज्यादा किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला बाबू दिया है मुरादाबाद, ऑप्शन दूसरा दिया गया है वाराणसी, ऑप्शन तीसरा दिया गया है कानपुर, ऑप्शन चौथा दिया गया लखनऊ। तो यहाँ पर बाबू जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन आपका ए, मुरादाबाद जो है पीतल के उत्पादकों में सबसे अधिक निर्यात करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां क्वेश्चन होगा। 6वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसके जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास पहला है 75, ऑप्शन दूसरा है 85, ऑप्शन तीसरा है 95, ऑप्शन चौथा आपका है डी यानी कि 65। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपका 75 यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आप बताएंगे? 75 अर्थात 75। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत ... में से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन पहला देखें। लिखा है हमारे पास कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 60,000। यहाँ पर लिखा आपका जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 75,000, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर जो है 50,000। तो भैया यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी। कौन सा बनेगा ऑप्शन आपका? डी। इकाई की लागत किससे कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ शुरुआत में ही दे दिया गया आपको ... सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की। ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से, दूसरा है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, तीसरा आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के बैंक के माध्यम से, और चौथा आपका है राष्ट्रीय सूचना केंद्र अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू किसके माध्यम से किया गया था डाटा की समस्या का समाधान? तो ये आपका आंसर होगा डी यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के माध्यम से जो है समस्या का समाधान किया गया था। कौन सी समस्या थी? केंद्रीय डाटा बेस की समस्या की जो है समाधान राष्ट्रीय सूचना केंद्र के माध्यम से किया गया था, अर्थात इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला दिया गया बाबू झांसी, ऑप्शन दूसरा दिया गया इलाहाबाद, ऑप्शन तीसरा दिया गया गाजियाबाद, ऑप्शन चौथा दिया गया आगरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बाबू है वो है आपका कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है उत्तर मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है और उसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन। लिखा है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित है, ठीक है, और वो शहर सबसे पुराना कौन सा शहर है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन पहला देखते हैं। लिखा है कुशीनगर, ऑप्शन दूसरा है वाराणसी, ऑप्शन तीसरा है आगरा, ऑप्शन चौथा है सारनाथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका वाराणसी। वाराणसी शहर जो है भारत में, ठीक है, भारत में स्थित शहरों को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। वो शहर कौन सा है? बनारसी। यहाँ तो गाना आपको पता ही है ना, गाना तो आपको पता है, खाके पान बनारस वाला, है ना? तो वाराणसी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन। चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला ... है। ऑप्शन पहला है आगरा और कानपुर, ऑप्शन दूसरा है सोनभद्र और इलाहाबाद, ऑप्शन चौथा है ऑप्शन तीसरा है जौनपुर और रामनगर, ऑप्शन चौथा है मुरादाबाद और लखनऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो आपका बनेगा पहला आंसर।
पहला आंसर आपका, जी हाँ, पहला आंसर आपका बनेगा आगरा और कानपुर जो है चमड़े की वस्तु के लिए बहुत ही फेमस जिले हैं। जी हाँ, बहुत ही फेमस जिले हैं आगरा और कानपुर। तो राइट आंसर हमारा बाबू होगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका है 12वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी आवास योजना IAY जो केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन का अनुपात कितना है? ऑप्शन पहला दिया गया है 80:20, ऑप्शन दूसरा दिया गया है 75:25, ऑप्शन तीसरा है 66:34, ऑप्शन चौथा है 90:10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपका है 75:25, यानी इंदिरा गांधी जो आवास योजना है उसमें जो है केंद्र राज्य सरकार की सहमति का जो सहभाजना है, अर्थात सहमत का मतलब जो कुछ पैसा लागत दिया जाता है, केंद्र सरकार के माध्यम से योजना चलाई जाती है, इसमें राज्य सरकार भी पार्टिसिपेट करता है, अर्थात कुछ पैसा देता है। ठीक है, जैसे कि अगर केंद्र 75 रुपए दे रहा है तो राज्य सरकार कितना देता होगा? 25 रुपए देता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन लिखा है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला लिखा है गिरदावरी, ऑप्शन दूसरा है भैया पंचनामा, ऑप्शन तीसरा आपका है जमाबंदी, ऑप्शन चौथा आपके पास है खतौनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड खतौनी होता है। क्या होता है? खतौनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिस्वा का एक बिगहे से क्या अनुपात होता है? एक बिस्वा का एक बिगहे से क्या अनुपात होता है? ऑप्शन पहला है आधा, ऑप्शन दूसरा है 1/4, ऑप्शन आपका जो है तीसरा है 1/10, ऑप्शन चौथा है 1/20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1/20 से। किससे है? अनुपात कितने से है? 1/20 से अनुपात है 1 बीघे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन। 1 एकड़ कितने गज के बराबर होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 एकड़ कितने गज के बराबर होता? ऑप्शन पहला है 4840, दूसरा ऑप्शन है 20-25, दूसरा ऑप्शन 44-25, तीसरा ऑप्शन है 23-25। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बाबू बनेगा वो 4840 यानी 4840 गज के बराबर एक जो है 1 एकड़ होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16वां क्वेश्चन होगा और वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, आपसे इससे फुल फॉर्म पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। NREGP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन पहला देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और चौथा आपके पास है राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोज गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा फुल फॉर्म है वो आपका है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कह सकते हैं या कार्यक्रम कह सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा बाबू वो सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ठीक है, क्या कहा गया कि जिला अस्पतालों में जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक है 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में, ठीक है, कितने बिस्तर यानी बेड की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, ज्यादा की बात ही छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन पहला 195, ऑप्शन दूसरा है 300, ऑप्शन तीसरा है 350, ऑप्शन चौथा आपके पास है डी ऑप्शन है 50। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 300। क्या है आपका आंसर? 300 आपका राइट आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बेड होने चाहिए। कितने? कम से कम 300 बेड
होने चाहिए, अर्थात 300 बिस्तर होने चाहिए। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह जब 2015 का परीक्षा हुआ था तो उस समय तक जो जिसे पंच कहा जाता था, कितने वार्ड में, मतलब एक ग्राम सभा में वार्डों से चुने गए जो है कितने सदस्य होंगे जिन्हें पंच कहा जाएगा। ठीक है, तो उसकी संख्या दे रखा है यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन पहला है 5 से 20, ऑप्शन दूसरा है 7 से 17, ऑप्शन तीसरा है 10 से 20 और ऑप्शन चौथा है 5 से 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा बी, यानी कि जब ये परीक्षा हुई थी 2015 तक फ्रेंड्स, 2015 तक जो है 7 से 25 जो है सदस्य चुने जाते थे जिन्हें पंच कहा जाता था ग्राम सभा के माध्यम से। ठीक है, लेकिन अब इस समय वो बढ़कर जो है उसकी संख्या 11 से 15 कर दी गई। कितने से? 11 से 15 कर दी गई, याद रखिएगा। इस समय कितना हो गया है पंच की संख्या? 11 से 15 सदस्य होंगे, उन्हें पंच कहा जाएगा। क्लियर। पहले क्या था? 7 से आपका 17 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार में क्या प्रोत्साहन किया जाता है? ऑप्शन पहला है कर रियायत, ऑप्शन दूसरा है पट्टा, ऑप्शन तीसरा है कर मुक्ति, ऑप्शन चौथा है छूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा क्या दिया जाता है बाबू? आंसर है वो है आपका डी, अर्थात सॉरी बी ऑप्शन है, अर्थात बट्टा दिया जाता है। ठीक है, बट्टा दिया जाता है प्रोत्साहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? यानी व्यवसाय के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन पहला है गेहूं, ऑप्शन दूसरा है गन्ना, ऑप्शन तीसरा है आपके पास मक्का, ऑप्शन चौथा है आपके पास चावल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो है गन्ना। गन्ना जो है ये व्यावसायिक फसल के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रमुख माना जाता है। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति टट करता है। ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दूसरा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन चौथा है डी यानी कि राज्यपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा इस बात को, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन। लिखा है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी मीटिंग होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश एक वर्ष में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, अर्थात मीटिंग होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है 3, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन चौथा तीसरा है 6, ऑप्शन चौथा है आपके पास ऑप्शन चौथा आपके पास है 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितनी मीटिंग होनी चाहिए? न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? तो 2 मीटिंग होनी चाहिए साल भर में ग्राम सभा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 50 सदस्य बनना है। किसकी बात कर रहा है वो? 50 सदस्य के बारे में बात कर रहा है कि 50 सदस्य अगर बनना है तो उसकी न्यूनतम यानी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो उसकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन पहला है 21 वर्ष, ऑप्शन दूसरा है 25 वर्ष, ऑप्शन तीसरा आपके पास 35 वर्ष, ऑप्शन चौथा आपके पास है 18 वर्ष। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम का मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा यानी पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति का 21 वर्ष जो है होना न्यूनतम आयु होना अनिवार्य होता है, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। 24वां क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना
चाहिए। यानी कि जो हमारा मिड डे मील योजना है, वही कह रहा है कि जो हमारा मिड डे मील योजना है, ठीक है, उसका अगर हम न्यूनतम भार प्रसिद्धता का आकलन करें, ठीक है, तो कितने वर्षों पर होना चाहिए, अर्थात अर्धवार्षिक होना चाहिए, त्रैमासिक होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए या मासिक होना चाहिए। तो आपका बेटा ऑप्शन पहला दिया गया अर्धवार्षिक, ऑप्शन दूसरा गया त्रैमासिक, ऑप्शन तीसरा दिया गया आपको वार्षिक, ऑप्शन चौथा आपको दिया गया मासिक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है अर्धवार्षिक है। अर्थात इसके आकलन जो है, इसके प्रसिद्धता का आकलन कितने वर्षों में करना चाहिए, अर्धवार्षिक में, यानी कि 6 माहों में करना चाहिए। कितने माह में, 6 माह में। आपको पता है कि 12 माह बराबर जो है 1 वर्ष के होता है, 1 ईयर के, है ना। 1 ईयर होता है, तो आपको पता है कि 12 वर्ष बराबर 1 ईयर होता है, तो कितने माह होंगे यहाँ, 6 माह, यानी 6 माह पर इसका आकलन होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा, आपका ये ऑप्शन बनेगा। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका है 25वां क्वेश्चन। लिखा है NGNREGA यानी के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, याद रखो बात को, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया निधिकरण का अनुपात क्या होगा। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से इसी निधि पर, यानी कि इस योजना पर कितना प्रतिशत जो है कितना जो है अनुपात में पैसा खर्च करते हैं लोग। अर्थात केंद्र सरकार कितना खर्च करता है, राज्य सरकार कितना कर सकता है इस योजना को चलाने के लिए, ठीक है। उसका अनुपात क्या होगा वो ऑप्शन में दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया 100:0, दूसरा अनुपात दिया गया 50:50, तीसरा अनुपात दिया गया 25:75, चौथा आपको दिया गया है 75:25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यानी कि 25 अगर आपका केंद्र सरकार खर्च करेगा तो राज्य सरकार कितना खर्च करेगा, वो भी केंद्र सरकार आपका अगर 75 खर्च करता है तो राज्य सरकार आपका कितना खर्च करेगा, वो 25 खर्च करेगा। ऐसे याद रखिए कि केंद्र सरकार जो हमारा है अगर 25 रुपया खर्च करता है तो हमारा राज्य सरकार जो है उस पर कितना खर्च करेगा, 25 रुपया खर्च करेगा। केंद्र सरकार अगर 75 रुपया खर्च करता है तो राज्य सरकार हमारा 25 रुपया खर्च करेगा। थोड़ा सा हमें बोलने में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अच्छा, हमारे यदि YouTube चैनल पर आप नए हो, एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट जरूर करें आपकी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, जो भी हो हमें आप सलाह देंगे तो हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे।